नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि दरअसल जुलाई माह अब आपके बीच में जो है आ चुका है, यानी कि जुलाई माह लग गया है और ऐसे में अब आप सभी लोगों को अपनी पढ़ाई पर पूरी तरीके से जो है फोकस हो जाना चाहिए। अब वो समय बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने एक भी मिनट के समय को जाया करें। बुद्धिमानी इसी में है, समझदारी इसी में है। समय का तकाजा यह कहता है कि आप अपनी पढ़ाई को पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी के साथ करें। और मैंने पहले भी कहा था कि दो चीजें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। पहली कौन सी चीज? पहली है आपकी अपनी पॉजिटिविटी। आप अपने ऊपर दृढ़ विश्वास रखें और साथ ही साथ अपने ईश्वर पर अर्थात अपने आराध्य पर, जिसको भी आप मानते होंगे, उन पर आप ये विश्वास रखें कि आपका चयन इस वर्ष या अगले वर्ष तक एनी हाउ हो जाना है किसी भी तरीके से। ठीक, तो एक तो आपके पास पॉजिटिविटी का होना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा, इसके साथ साथ में कंसिस्टेंसी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थात आपकी पढ़ाई जो है रेगुलर बिहाफ पे होनी चाहिए। तो पॉजिटिविटी एंड कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। मैंने कई बार इस बात को बोला है, मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि आपके भीतर पॉजिटिविटी का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ में लगातार पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। घंटे में, आवर्स में अपनी स्टडी को कभी मत तौलें कि इतने आवर्स की मुझे स्टडी करनी है। आप इस बात पर फोकस करें कि मुझे कितना पढ़ना है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आप जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल को अपनाएं, यानी कि पहले छोटे छोटे पार्ट्स में अपने गोल को बनाएं कि आज मुझे पॉलिटी के इतने चैप्टर्स को, घटनाचक्र के इतने चैप्टर्स को वाइंड अप कर देना है, खत्म कर देना है। 3 दिन के दिन भीतर मुझे इतने चैप्टर को खत्म करना है। और लॉन्ग टर्म में आपको क्या गोल बनाना है कि मुझे 20 दिन के अंदर 2 विषय खत्म कर लेने हैं, मुझे 1 महीने के अंदर 3 विषय खत्म कर लेने हैं। तो ये छोटे छोटे टारगेट बनाइए, फिर उसके बाद बड़े टारगेट बनाइए और जैसे जैसे आपका टारगेट फुलफिल होता रहे, यानी कि पूरा होता रहे, फिर अपने आप को कुछ प्रोत्साहन दीजिए, कुछ प्रोत्साहित कीजिए, है ना। अपने आप से पार्टी ले लीजिए, कुछ खा लीजिए, कुछ अच्छा सा कहीं घूम लीजिए। इस तरीके से जब आप चीजों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। और मैंने कहा था कि प्री प्लस मेंस की तैयारी करते रहिएगा, चाहे आपका फोकस आरओ पर होगा या फिर आपका फोकस यूपी पीसीएस पे होगा या किसी भी राज्य सिविल सेवा परीक्षा का होगा या किसी वनडे एग्जाम का होगा। अगर उसमें प्री प्लस मुख्य 2 परीक्षाएं हैं तो दोनों को साथ में लेके चलिएगा अगर समय है तो। ठीक, ये कुछ बातें हो गई जो महत्वपूर्ण है, आपके लिए जरूरी हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का रोल बहुत बड़ा होता है। हालांकि सिविल सेवा परीक्षा में इसका जो है रोल ज्यादा ही बढ़ जाता है, क्योंकि अगर यूपीएससी की बात करेंगे तो कम से कम 35-40% तक आ जाते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूपी पीसीएस में लगभग 30-32 प्रश्न आ जाते हैं। आरओ में प्रश्न आ जाते हैं करंट के ठीक ठाक। हालांकि इस बार जो पेपर कैंसिल हुआ उसमें प्रश्नों की संख्या इतनी नहीं थी, लेकिन करंट की प्रश्नों की संख्या हमेशा ज्यादा रहती है। और ये तभी पॉसिबल है हो पाना जब आप रेगुलर बिहाफ पे अपनी चीजों को करेंगे, क्योंकि पीसीएस मुख्य परीक्षा में जो पेपर सेकंड, पेपर थर्ड है और यूपी स्पेशल के पेपर्स हैं वो कहीं ना कहीं करंट ओरिएंटेड ही आपको मिलेंगे, कुछ एक जो है पोर्शन। ठीक है, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड मुख्य परीक्षा का, पीसीएस का तो, यूपीएससी का तो पूरी तरीके से करंट ओरिएंटेड ही है। और अभी से अगर आप करंट पर नजर नहीं दौड़ाएंगे तो शायद आप मुख्य परीक्षा में जो है बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो ये सब बातें कुछ महत्वपूर्ण है जो आपको पता होनी चाहिए, जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। हमें आपका सिलेक्शन अगले वर्ष तक चाहिए तो चाहिए। कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये आपके ऊपर है। मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूं, आप अपनी तरफ से मेहनत करिए, दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। तो पढ़ना शुरू कर दीजिए अगर अभी भी नहीं शुरू किया था तो। खैर, तो आज है 8 जुलाई और आज यानी कि आज और कल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग सबसे पहले फटाफट जो है दरअसल 6 जुलाई के करंट अफेयर्स को हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। उसके बाद हम लोग 8 जुलाई पर पहुंचेंगे। चलिए, आंखें बंद करिए, मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं और देखते हैं कि क्या आप लोग को उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा है। सही सही जवाब दीजिएगा अपने मन से, नहीं तो कॉपी पेन उठा करके लिखते रहिए कि दरअसल आपको लास्ट जी का रिवीजन है सही से या नहीं है। चलिए, नंबर 1 है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है और इसका संबंध किससे है दरअसल। तो इसका संबंध मैंने आप लोगों को बताया था कि सिविल सेवा मुख्य परीक्षा जो अभ्यर्थी दे रहे होंगे उनको 1 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। ये अपने आप में क्या है, एक अच्छी जो है योजना है। चलिए आगे, बाकी इसकी डिटेलिंग मैंने कराया था कि किन किन लोगों को कैसे कैसे दिया जाएगा इसका लाभ। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा
3 जुलाई को दरअसल मनाया जाता है ये। इसके अलावा भारत के हरित हाइड्रोजन मिशन को सफल बनाने हेतु किसके द्वारा भारत को $1.5 बिलियन ऋण देने की घोषणा की गई है? तो दरअसल वो विश्व बैंक के द्वारा घोषणा की गई है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि हरित हाइड्रोजन मिशन दरअसल आपके प्री और मुख्य परीक्षा दोनों के एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को डिटेल्स में इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहां पर हो रहा है? तो ये दरअसल कहां पर हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2024 मनाया जा रहा है। कब? 6 जुलाई को। इस पर भी मैंने आपको डिटेल्स में कराया था और मैंने आपसे कहा था कि यह प्रश्न आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और अंतरराष्ट्रीय जो है सहकारिता दिवस के बारे में और कुछ एक पॉइंट्स थे वो भी हमने आपको बताए थे। और भारत में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना हुई थी। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट फटाफट करिए कि सहकारिता जो है मंत्रालय का गठन कब किया गया था। हालांकि मैंने आपको बताया था, अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए। चलिए आगे, तमिलनाडु का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पल्मायरा है, मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का 17वां सत्र कहां पर आयोजित हो रहा है? तो वो हो रहा है दरअसल आपके अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एससीओ, यानी कि जिसको हम लोग संघाई सहयोग संगठन भी कहते हैं, एससीओ का 10वां सदस्य कौन बना है? तो वो बना है दरअसल आपका बेलारूस। और 9वां कौन बना है? ये भी मैंने आपको बताया था। ये पॉइंट भी दरअसल आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमने कल आपसे एक प्रश्न पूछा था और जिसका उत्तर हमने आपसे कहा था कि आप लोग इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। तो कल का हमारा प्रश्न क्या था? कल हमारा प्रश्न था कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। और मैंने ये प्रश्न आपको कहा था कि ये दरअसल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। तो आप लोगों ने यानी कि सभी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था। जिन लोगों ने अपने उत्तर को डिटेल्स में दिया था, टास्क को पूरा किया था, उनको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ में जिन्होंने सही उत्तर दिया था उनको भी मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप सभी का सिलेक्शन इस वर्ष हो जाए। मेरी तहे दिल से ये ईश्वर से प्रार्थना है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है किस वर्ष को? वर्ष 2025 को। यानी कि इसका सही जो उत्तर होगा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अब हमारा क्वेश्चन आ गया है आज का। तो क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, नेशनल मेडिकल कमीशन जिसको बोलते हैं, बताइए इसका जो है अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए संजय सिंह को, बी अजीत सिंह को, सी है आपके सामने ऑप्शन डॉक्टर बीएन गंगाधर, या फिर ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर एस निगम। बताइए फटाफट इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखते हैं कि आपको इसका उत्तर आता है या नहीं आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? सी, यानी कि डॉक्टर बीएन गंगाधर क्या हो जाएंगे? इसके सही उत्तर हो जाएंगे, आपको याद रखना है। चलिए आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग फटाफट। तो हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बीएन गंगाधर को नामित किया गया है, यानी कि नियुक्त किया गया है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं दरअसल किसके बारे में? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जिसको क्या बोलते हैं? नेशनल मेडिकल कमीशन जिसको बोलते हैं। तो आइए इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं फटाफट। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के तहत दरअसल इसका गठन किया गया था। याद रखिएगा कौन सा अधिनियम था और प्रॉपर तरीके से इसका गठन कब कर दिया गया? वर्ष 2020 में। और सदस्य इसमें कितने होते हैं? टोटल होते हैं इसमें मेंबर होते हैं 33, यानी कि 33। और उन 33 में दरअसल एक अध्यक्ष होता है, ठीक, 10 पदेन सदस्य होते हैं और 22 अंशकालिक सदस्य होते हैं। किसमें? नेशनल मेडिकल कमीशन में, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात अगर करते हैं इसकी कार्य की, दरअसल की कार्य इसका क्या होता है? तो कार्य क्या होता है? कार्य होता है चिकित्सीय व्यवस्था को मजबूत करना और साथ ही साथ में रिसर्च को प्रॉपर तरीके से करना, यानी कि बेहतर चिकित्सीय प्रणाली जो है भारत में सुनिश्चित हो सके, इसके लिए दरअसल राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जो है वर्क करता है। इसके और भी बहुत सारे कार्य हैं, हालांकि हमने यहां पर शॉर्ट्स में इसको लिख दिया, ठीक है, याद रखिएगा। हो सकता है कभी कूट में आपसे पूछ ले कि दरअसल इसका कार्य क्या है, तो आपको याद रखना है पॉइंट के फॉर्म में। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। फटाफट याद रखिए, अब ये करंट का टॉपिक है दरअसल, मतलब टोटली करंट का है, क्योंकि इसमें ऐसे प्रश्नों में कंफ्यूजन हो जाया करता है अक्सर। तो बताइए हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका हेमंत सोरेन है, या चंपत सोरेन है, या फिर अविनाश पाटिल हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आप लोग न्यूज देखते होंगे, ठीक है। और मैंने एक दिन आपसे कहा था कि अगर आप जो है सोशल साइट्स पे हैं, क्योंकि आज के समय में सोशल साइट पे आप ना रहें बड़ा मुश्किल सा काम है, हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सोशल साइट्स का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करिए कि जो भी आपके पास इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या फेसबुक हो, वहां पर आप कम से कम जितने मिनिस्ट्री हैं उन सभी को आप जो है क्या करो, उनके पेजेस को लाइक कर लो। वहां पर अपडेट आती रहती, चाहे वो नीति आयोग हो, चाहे अलग अलग मिनिस्ट्री हो, ठीक है। फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हो गया, इनकी साइट्स को आप कर लीजिए, ट्विटर पे इनको लाइक कर लीजिए, इनके पेज को फॉलो कर लीजिए। क्या होता है, बीबीसी को फॉलो कर लीजिए, AIR न्यूज है उसको फॉलो कर लीजिए, PIB को फॉलो कर लीजिए, PRS को फॉलो कर लीजिए। इससे क्या होता है ना कि जब आप स्क्रॉल करोगे अपने सोशल साइट्स को तो वहां पर आपको चीजें अपडेट मिला करेंगी फटाफट, ठीक है। बजाय इसके क्या कहते हैं, आप कोई मूवी स्क्रॉल कर रहे हो, कोई देख रहे हो, कोई रील्स देख रहे हो, ठीक है। इससे ज्यादा बुद्धिमानी है कि इन साइट्स को आप जो है लाइक कर लो। न्यूज में भी लोकसभा टीवी को देखो, संसद टीवी अब तो हो गया हालांकि उसका नाम, संसद टीवी को देखो, उस पर डिबेट आती रहती है, ठीक है। छोटे छोटे क्लिप्स के फॉर्म में न्यूज आती रहती है। AIR न्यूज की साइट आप गूगल पे डालो, इंग्लिश हिंदी बोथ में आपको मिल जाएगा। ये सब आपको काम करना है जिससे आपको बेनिफिट मिले। हालांकि बहुत ज्यादा आपको इस पर काम नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी आपकी मेहनत को कम करके यहां पर दे दिया जाता है। लेकिन अगर खुद से आप चीजों को करेंगे और फिर यहां पर आप रिवीजन करेंगे तो चीजें क्या होंगे, जल्दी आपको जो है समझ में आएंगी और फिर वो कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि एक बार ऑलरेडी आप न्यूज खुद से देख चुके होंगे सोशल साइट्स के माध्यम से या सर्च करके, और फिर जब आप यहां पर डिटेल में करोगे उसको, ठीक है, स्टैटिक पोर्शन के साथ में, तब चीजें आपके साथ बेहतर होंगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो फालतू में स्क्रॉल करने के बजाय इंस्टाग्राम को, ये सब चीजों को फोकस कर लो। चलिए, तो हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो वो हैं हेमंत सोरेन। अभी बीच में ये हट गए थे, दोबारा से जो है इनको नियुक्ति मिल गई है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग झारखंड के बारे में कुछ एक पॉइंट्स जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, हेमंत सोरेन बने हैं। झारखंड के बारे में, मुख्यमंत्री कौन, हेमंत सोरेन। राज्यपाल CP राधाकृष्णन। राजधानी कहां क्या है, रांची है। राजकीय पशु इसका हाथी है। राजकीय पक्षी झारखंड का कोयल है। और 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट वो ये कि लोकसभा सीटें कितनी हैं झारखंड में, वो हैं 14, और राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 6। मैंने आपसे कहा था कि लोकसभा राज्यसभा सीटों की संख्या आपको दरअसल पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हुआ। ऐसी स्थिति में राज्यों के जो लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटें हैं, वो आपके एग्जाम के लिए क्या होती हैं, महत्वपूर्ण हो जाती हैं। खासकर अगर आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में संख्या इनकी, और उत्तर प्रदेश के आसपास के जो स्टेट हैं वहां पर लोकसभा और राज्यसभा सीटों की संख्या आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा अभी झारखंड से रिलेटेड हमने और क्या कुछ करंट अफेयर्स आपको कराया था, अगर आपको याद हो तो उसको रिकॉल कर लीजिए या फिर पिछली वीडियो में उसको देख लीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक कब से कब तक आयोजित होगी, तो वो बताइए फटाफट। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका क्या, पहले तो बताइए आप लोग। ए ऑप्शन 21 से 27 जुलाई, बी ऑप्शन 10 से 11 जुलाई, सी ऑप्शन 11 से 15 जुलाई, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 21 से 27 जुलाई के मध्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका क्या, राइट आंसर, ठीक। चलिए, तो आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक कब से कब तक हो रही है आयोजित, 21 से 27 जुलाई के मध्य में, जो कि हमने आपको बताया ऑप्शन में। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आसियान बोलते हैं, तो आसियान की कौन सी बैठक हो रही है, ये बैठक का नंबर आपको याद रखना है। सत्र कौन सा है, तो 57वीं, यानी कि 57वीं विदेश मंत्रियों की बैठक लाओस की राजधानी कहां, वियंतियाने। अब देखो, लाओस की राजधानी भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए जो राजधानियां महत्वपूर्ण हैं वो आपको दरअसल याद रखनी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश भारत के परिक्षेत्र में भी आपको चीजों को याद रखना है, ठीक है, कि अलग अलग राज्यों की राजधानियां कौन सी हैं। और अगर हम बाहर बात करते हैं, यानी कि विदेशों की बात करते हैं, तो वहां पर भी अलग अलग देशों की राजधानियां और वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम आपको दरअसल पता होने चाहिए, ठीक है। तो 57वें विदेश मंत्रियों की बैठक लाओस की राजधानी वियंतियाने में कब से कब तक हो रही है, 21 से 27 जुलाई, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा सा हम लोग आसियान के बारे में देख लेते हैं, कुछ एक पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का क्या है, एक क्षेत्रीय संगठन है। इसके अलावा अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो दरअसल इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967, यानी कि 8 अगस्त 1967 को दरअसल इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो यह है कि 1967 में आसियान घोषणा पत्र पर संस्थापक राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर के फलस्वरूप जो है ये जो है आया था सामने। इसके अलावा अब आपको एक टास्क में दे रहा हूं जो कि आपको पता करना है कि आसियान के सदस्य देश कौन कौन से हैं, ये आपको पता करना है। गूगल पे तुरंत सर्च करिएगा और बताइएगा मुझे कल कि आपने क्या सर्च करके इसके देखा या नहीं देखा। और मैंने कहा था कॉपी बना लीजिएगा, वहां पर ऐसी चीजों को जो मैं टास्क दिया करूं बीच बीच में उसको नोट डाउन किया करिए। तो आसियान के कौन कौन से सदस्य देश हैं ये आपको आज पता करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का कौन सा सत्र जुलाई में आयोजित हो रहा है? तो बताइए, यह भी बहुत आसान उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए है 21वां, बी 22वां, सी 23वां या डी 24वां। यानी कि भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन जो एक वर्ष में होता है, यानी कि प्रतिवर्ष होता है हर एक वर्ष पर, तो वो कौन सा सत्र इस बार आयोजित हो रहा है जुलाई में? तो वो हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22वां सत्र दरअसल अभी आयोजित हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में कुछ एक पॉइंट्स। तो हाल ही में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन है, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कोई कोई शिखर सम्मेलन द्विवार्षिक होता है, कोई कोई त्रिवार्षिक होता है, और ये कौन सा है? वार्षिक है, यानी कि ये प्रति वर्ष पर होता है, एक वर्ष पर। ठीक है, हाल ही में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का 22वां सत्र याद रखिएगा जुलाई में आयोजित हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई 2024 तक रूस और ऑस्ट्रिया दो देशों की यात्रा पर होंगे। आपको यह पॉइंट यहां पर याद रखना है। इसके अलावा वह 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 8 से 9 जुलाई 2024 डेट याद रखिएगा। 8 से 9 जुलाई 2024 के मध्य में कहां पर रहेंगे? वो मॉस्को में होंगे, याद रखिएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 9 से 10 जुलाई 2024 के दौरान ऑस्ट्रिया जाएंगे। और ऑस्ट्रिया से एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, कौन सा वो पॉइंट है याद रखिएगा, आगे देखते हैं। देखो ये पॉइंट है, कौन सा? ये वाला। 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की यह पहली यात्रा होगी, इसलिए ऑस्ट्रिया आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और टास्क नंबर 2 आज आपका है क्या? टास्क 2 है आपका, जो कि मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको दे रहा हूं। ऑस्ट्रिया के बारे में आपको डिटेल्स जानकारी रखनी है। ठीक है, ऑस्ट्रिया के बारे में कि क्या कुछ यहां पर है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ऑस्ट्रिया से संबंधित कुछ एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए टास्क नंबर 2 क्या है? आपको ऑस्ट्रिया के बारे में पढ़ना है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसके अलावा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति कौन है? महामहिम श्री अलेक्जेंडर वान डेर वेलन से मुलाकात करेंगे। तो ये जो राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वान डेर वेलन, इनके नाम को भी आपको याद रखना है। हो सकता है आपके एग्जाम में ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति का नाम आपसे पूछ ले, क्योंकि मुलाकात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। तो ऐसे में ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति का नाम आपको जानना क्या है? जरूरी है। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी जो टास्क दिया है ऑस्ट्रिया के बारे में डिटेल्स में जानना, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में प्रतिष्ठित मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने एनके सिंह को दिया गया है, या फिर ऑप्शन नंबर बी मृदुल पाटिल को, ऑप्शन नंबर सी आर के पाटिल को, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी को नहीं। बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात एनके सिंह को दरअसल इस उपाधि से सम्मानित किया गया है। आइए व्याख्या देखते हैं हम लोग। व्याख्या के अंतर्गत वही पॉइंट जो हमने बताया कि हाल ही में एनके सिंह को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में प्रतिष्ठित मानद पुरस्कार से या फेलोशिप से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। कभी कभी क्या होता है आपके एग्जाम में, पर्टिकुलर जिस पुरस्कार से या जिस फेलोशिप से सम्मानित किया जाता है किसी व्यक्ति को, उस पुरस्कार का या उस फेलोशिप का नाम भी पूछ लेता है। तो आपको व्यक्ति और जो है व्यक्ति के साथ साथ में कौन सा फेलोशिप या कौन सा पुरस्कार दिया गया है
यह भी आपको याद रखना है, और किस संस्था के द्वारा या किस देश के द्वारा दिया गया है, ये पॉइंट भी आपको दरअसल याद रखने होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, पचातुर्तु परियोजना किस राज्य से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी केरल या फिर डी झारखंड। तो यह योजना दरअसल केरल राज्य से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या होगा कि दरअसल जो नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य है, केरल सरकार उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम उठा रही है, और ऐसी स्थिति में वहां पर जो भी बंजर भूमि होगी, बंजर भूमि मतलब जहां की जो लैंड क्या होती है, जो अनफर्टाइल होती है, अर्थात जिस जो है लैंड की यानी कि जिस जमीन की जो है उर्वरक क्षमता ना के बराबर होती नहीं होती है, ऐसे बंजर भूमि पर जो है केरल सरकार क्या करेगी, फॉरेस्ट लगाएगी, अर्थात जंगल को लगाएगी, या फिर ऐसा कोई खाली स्थान जो ऐसे पड़ा हुआ जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, ऐसे स्थान पर छोटे छोटे जंगल जो है केरल सरकार बनाएगी, और नेट जो लक्ष्य है नेट जीरो कार्बन का, उसको पूरा करने के लिए दरअसल ये अपना कदम उठा रही है। अपने आप में एक बहुत अच्छी पहल है। आप सभी लोगों को पता होगा कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन जैसी समस्याएं, हीटवेव जैसी समस्याएं जो है बहुत तेजी के साथ बढ़ी हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में जो है फॉरेस्टेशन ही अपने आप में क्या है, एक सबसे बड़ा कदम है, और इन्हीं सब चीजों के लिए जो है अभी हाल ही में आपको पता होगा कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दरअसल विश्व बैंक ने क्या किया है, लोन भी दिया है भारत को। अभी हमने आज पढ़ा भी है उस चीज को। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके लिए सरकारें प्रयासरत हैं, और भारत अपने तरफ से कार्य कर रही है, लेकिन ये हमारी भी सजगता होनी चाहिए कि दरअसल हम अपने स्तर पर भी प्लांटेशन को करें, अर्थात पौधारोपण करें। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है एक सच्चे भारतीय, एक सच्चे नागरिक होने के नाते, ठीक है। तो जितना ज्यादा प्लांटेशन कर सकते हैं करिएगा आप लोग हमेशा। चलिए, तो दरअसल ये योजना किस राज्य सरकार से है? केरल राज्य सरकार से संबंधित है, और उद्देश्य क्या है? नेट जीरो जो कार्बन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का है। इस पहल के माध्यम से छोटे जंगलों का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा, ठीक है, यानी कि बंजर भूमि या किसी खाली भूमि पर वृक्षारोपण दरअसल किया जाएगा। तो ये अपने आप में एक अच्छी योजना है, इसका स्वागत करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए 6 जुलाई, बी 7 जुलाई, सी 8 जुलाई, डी आपका 9 जुलाई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 6 जुलाई को दरअसल इनकी जयंती मनाई जाती है। आइए हम लोग इनके बारे में कुछ एक पॉइंट्स देखते हैं। चलिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती 6 जुलाई को मनाई जाती है, याद रखिएगा। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी दरअसल इनका जन्म कब हुआ था? 6 जुलाई 1901 को। मृत्यु हो गई कब? 23 जून 1953 को, ठीक है। कैसे हुई थी? ये एक रहस्यमय परिस्थितियों में इनकी मौत हो गई थी, ठीक है, शहीद हो गए थे ये। खैर, इस पर चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। और धारा 370 के दरअसल विरोध में थे कि धारा 370 हटना चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसा नेता था जिन्होंने धारा 370 के खिलाफ जो है व्यापक स्तर पर काम किया था, और ऐसे कई नेता थे जिन्होंने 370 के खिलाफ दरअसल व्यापक जन आंदोलन किया था, और अंततः जो है वर्तमान सरकार के द्वारा धारा 370 को हटा दिया गया, जो कि भारत की एकता अखंडता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। खैर, आइए, अब वे क्या थे? वे भारतीय जनसंघ के दरअसल क्या थे? संस्थापक थे। और सबसे बड़ी बात कि 33 एज में, यानी कि 33 वर्ष की उम्र में वो मात्र कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए थे, यानी कि वाइस चांसलर यानी कि वीसी बन गए थे। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी इनके लिए, ठीक है। 33 उम्र आजकल बहुत कम मानी जाती है। 33 उम्र तो जो है आजकल लोग स्ट्रगल ही करते रहते हैं, तो ये एक अच्छी बात थी। इसके अलावा वे धारा 370 के खिलाफ थे, जो कि मैंने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्रालय और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच पहली सचिव स्तर की बैठक कहां पर हो रही है? पहली सचिव स्तर की बैठक हो रही है, इसलिए कांगो जो लोकतांत्रिक गणराज्य है वो आपके लिए क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनकी बैठक कहां पर संपन्न हो रही है? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रूस में हो रही है, या बी अमेरिका, या सी नई दिल्ली, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, रूस अमेरिका तो होगा ही नहीं, क्योंकि एकदम अलग अलग ऑप्शन है ये। नई दिल्ली में हो सकता है, बाकी डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो दिल्ली, नई दिल्ली हो, इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए आइए हम लोग कुछ एक पॉइंट्स देखते हैं। तो हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्रालय और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच पहली सचिव स्तर की बैठक कहां पर हो रही है? नई दिल्ली में संपन्न हुई है, ध्यान रखिएगा इसको। और अब हम लोग कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में कुछ एक पॉइंट्स देखते हैं, जो कि आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है।
फटाफट आप लोग देखिएगा। तो दरअसल क्या है कि यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित क्या है, एक छोटा सा देश है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह अफ्रीका महाद्वीप का, देखो ये पॉइंट आपको याद रखना है क्या, कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यह अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है, यह भी आपको याद रखना है। और अगर हम इसकी सीमाओं की बात करते हैं तो ये अब देखिए फटाफट, सीमाओं की अगर हम लोग बात करते हैं, देखो इसकी सीमाएं उत्तर में मध्य अफ्रीकी गणराज्य, उत्तर में देखो ये है कांगो गणराज्य, और उत्तर में क्या है, उत्तर में मध्य अफ्रीकी गणराज्य, ये देखो मध्य अफ्रीकी गणराज्य हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा और साथ ही साथ में क्या है, सूडान भी है, ये देख पा रहे हैं आप लोग, सूडान है इसके ऊपर यानी कि उत्तर दिशा में। इसके अलावा और पूर्व में क्या है, युगांडा रवांडा, पूर्व दिशा ये हो जाएगी, ये हो गया आपका युगांडा और ये हो गया आपका क्या, रवांडा, और ये है क्या आपका लोकतांत्रिक जो गणराज्य है कांगो, वो है, ठीक है, बीच में। तो ये उत्तर, ये पूर्व, ये पश्चिम और ये दक्षिण, ठीक। तथा पश्चिम में कांगो गणराज्य से लगी हुई है, पश्चिम दिशा उधर वाली हो जाएगी, ठीक। तो पश्चिम में क्या है, कांगो गणराज्य से जो है हो जाएगी क्या, लगी हुई। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, जो भी देश चर्चा में रहे उसकी जो सीमाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय, उनको आपको जरूर देखना चाहिए कि कौन कौन से देश उसके आसपास उपस्थित हैं, यानी कि हैं, ठीक है, यानी कि उनकी सीमाएं किन किन देशों से लगती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आज के लिए आपका एक सिंपल सा छोटा सा प्यारा सा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना है, और उम्मीद करता हूं कि ये कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगे। मैं हर दिन प्रयास करता हूं, हालांकि आप लोगों ने व्यूज को बढ़ाया है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग देख रहे हो, लेकिन ये मैं चाहता हूं कि इस महीने के अंत तक कम से कम 3 से 4 हजार लोग व्यूज देखें, यानी कि जो परीक्षार्थियों तक ये वीडियो हमारा पहुंच जाए हर हाल में। और इसमें आपकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हर परीक्षार्थी को यह वीडियो दरअसल मिलता रहे, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को मानेंगे। चलिए, तो झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है यह आपको बताना है, जिसका उत्तर आज के वीडियो में छिपा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 6 है या 14 है या C 16 है या फिर D 20 है, इसका उत्तर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाके करिएगा। अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पर, जिसका उत्तर आपको घर पे लिखना होता है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। पहला है अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसको बोलते हैं, वो आपको इस पर टिप्पणी लिखनी है। इसके अलावा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्या होता है, इसके बारे में भी आपको दरअसल आज जाकर के लिखना है। तो ये हो गया आपका आज का टास्क। मुझे लगता है कि आप दोनों टास्क को, यानी कि जो हमने आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया है, इसका कमेंट आप करेंगे उत्तर, और इसका अभ्यास आप घर पे करेंगे। कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा कि सर समझ में नहीं आया, हमें बता दीजिए, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। आज वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया था, इसके लिए क्षमा प्रार्थी, ठीक है, क्योंकि मंडे को कभी कभी हो जाया करता है, तो इसलिए आप लोग टेंशन मत लिया करिए। वीडियो आपको हमेशा मिलेगा, रेगुलर मिलेगा, बिना लोड के आप लोग पढ़ाई आगे करते रहिए, ठीक है। फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।